So hello everyone, today we are going to discuss about the some important compounds of the carbon. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो ये चैप्टर है 4th 10th क्लास का, इसमें हम नॉमेनक्लेचर्स कर चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हम कर चुके थे, दैट इज कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और आईपीएससी नेम्स हम कर चुके थे. ठीक है, तो आज हम इथेनॉल और आपका इथेनोइक एसिड जो इम्पोर्टेंट दो कंपाउंड्स हमारे इस चैप्टर में हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वो सब हम देखने वाले हैं. शॉप एंड डिटर्जेंट. ठीक है, अब आईपीएससी नेम का मैंने आपको बहुत सब कुछ करा दिया था, कीटोन एल्डिहाइड का सबका. ठीक है, इथेन मीथेन किस तरह से निकालते हैं, उसमें हम थोड़ा एसिड के बारे में हमने कम जो है किया, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ. फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको सब पता है, तो हम एसिड्स के बारे में हम देखते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. बाकी सब मैंने बहुत अच्छे से करा दिया था, इसको मैंने कम लिया था एग्जाम्पल्स में. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, जैसे आपका एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, और ये मैंने बताया था आपको हमेशा टर्मिनल में मिलेगा, कार्बन चेन जो होती है उसके टर्मिनल में. और जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन चेन होगी इधर भी, और वो हमेशा आपका मिडल में मिलेगा. ठीक है, मिडल ऑफ द चेन. और अल्कोहल आपका OH होता है. ठीक है, वो आपका कहीं भी हो सकता है. और इनका सफिक्स भी मैंने बता दिया था, एल्डिहाइड का Al होता है, कीटोन का ONE होता है एंड अल्कोहल का Al होता है. देन आपका एसिड तो C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, तो आपका अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH है तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप है. तो एल्डिहाइड में इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं. जैसे आपका इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड. जैसे इनके सफिक्स है, एल्डिहाइड का सफिक्स Al, सफिक्स मतलब जो पीछे लगने वाला होता है, एंड कीटोन का ONE, अल्कोहल का Al एंड एसिड का क्या हो जाएगा, ओइक एसिड. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट. वर्ड रूट मैंने आपको बता दिया था, दैट इज इथ मिथ. ठीक है, फर्स्ट कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है चेन के अंदर तो इथ, उसके बाद आपका प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हैप्ट, 7 तक इंपॉर्टेंट है. देन आपका 8 9 10 का मैंने बताया था ओक्ट, नॉन एंड डेक. ठीक है, तो ये आपका वर्ड रूट कितने कार्बन है एंड देन सफिक्स. ठीक है, सफिक्स का हमें ये लेना है, Al, अल्कोहल है तो OL हो जाएगा, OL, ये OL है सॉरी. ठीक है, अल्कोहल है तो OL हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो Al, और ये सब आपका स्मॉल लेटर्स के अंदर. तो जितने भी हमने एग्जांपल लिया था, जितने भी आपका जैसे प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो, ये आपके प्रीफिक्स हैं, ये पहले वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं. तो पहले हम जो है एसिड के बारे में कुछ कर लेते हैं. तो जैसे आपका एक कार्बन का एसिड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, अब कार्बन तो एसिड वाला भी काउंट होगा, इट मीन्स यहाँ दूसरा कार्बन हमें नहीं लेना है, तो इसकी वैलेंसी हम H से कंप्लीट कर देंगे. तो ये आपका एक कार्बन का एसिड है, और जब कार्बन एक है तो अब यहाँ पे प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी नहीं लगा है, तो प्रीफिक्स नहीं है, तो हमें सिर्फ याद रखना है वर्ड रूट एंड सफिक्स. तो सफिक्स इसका क्या होगा, ओइक एसिड. एक कार्बन है तो मिथ, दूसरा कार्बन ही नहीं है और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल डबल हम देखते हैं, दूसरा कार्बन ही नहीं है तो भी हम उसको मीथेन ही मानेंगे. तो ए मीथेन. ठीक है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन नहीं है तो भी हम एन मानेंगे. और अगर सेकंड कार्बन होता तो भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हमें देखना है जो मेन चेन के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मीथेन है प्लस इसका सफिक्स ओइक एसिड, तो यहाँ पे आपका जो O है वो भी वोवल है, और जो मीथेन का E है वो भी आपका वोवल है. तो मैंने क्या बताया था कि जितना भी वर्ड रूट में इथेन, मीथेन, अल्कीन, प्रोपाइन, कुछ भी अल्केन, अल्किन, अल्काइन में जो भी आपका वर्ड रूट बनता है, उसमें जो लास्ट अक्षर होगा वो किसी में भी हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्कीन, अल्काइन, किसी में भी, उसका लास्ट सफिक्स लगाने से पहले उसका लास्ट E हमें हटा देना है. तो ये E मैं रिमूव कर दूंगी. ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, और इसके पीछे ओइक एसिड हम लगा देंगे.
तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी थी। ठीक है, जो सेकंड आपका लेक्चर है उसमें सब मैंने करा दिया था, पूरा नोमेनक्लेचर, सारे आइसोमर्स वगैरह सब मैंने करा दिया था। तो आप जो पार्ट सेकंड है उसमें आप जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें 2 कार्बन लिखना हो तो देखो ये जो एसिड है ये तो यही होता है। अब हमें दूसरा कार्बन, तो इधर मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, अब ये 2 कार्बन का जो है एसिड है, तो अब कार्बन ये वाला भी काउंट होगा और ये कार्बन भी। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते थे? इथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो एन, इथ, एन और प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है? इसका सफिक्स। प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो हमें क्या कर लिखना है? वर्ड रूट देखना है, कितने कार्बन है। इथ सिंगल या डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो देखना है। तो एन और फिर इथेन और प्लस ओइक एसिड सफिक्स। तो इथेन का ई मैं हटा दूंगी, तो यहाँ मैंने इसको रिमूव करके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथन। ठीक है, और साथ में ओइक एसिड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इसी तरह से आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कितने भी कार्बन का आप बना सकते हो। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, ये आपके 3 कार्बन का एसिड है। ये कार्बन भी काउंट होगा एसिड वाला। एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, इन सब का कार्बन काउंट होगा मेन चेन के अंदर। तो वर्ड रूट में आप वो भी लिखोगे। तो अब ये आपके 3 कार्बन का एसिड बन गया, तो ये भी काउंट हुआ है। तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इधर भी और इधर भी मेन चेन में। तो एन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना है, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस फिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स था नहीं, तो क्या बन जाएगा? ई को मैं हटा दूंगी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप एसिड का लिख सकते हो। तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे कितने ही आप जो है पेंटेनोइक एसिड, कितना भी कार्बन का एसिड जो है वो आप उसका आईपीएसी नेम निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो है ये तो हमने देख लिया सिंपल एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी आईपीएसी नेम थे हमने सिंपल ही सब कर लिए। और क्लोरो ब्रोमो भी लगा के देख लिया, मिथाइल मिथाइल भी लगा के। अब ये कि प्रीफिक्स भी आ जाए और सफिक्स भी दोनों साथ आ जाए, तो हम किस तरह से उसको नेम देंगे, किस तरह से उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो वो 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो देखिए, अगर सफिक्स और प्रीफिक्स ये आपने देख लिया, अगर सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों आ जाए एक साथ, तो हम किस तरह से कार्बन चेन को नंबरिंग देंगे, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, किस तरह से हम उसका नाम आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ CH3, CH, Cl, CH2, CH2, OH। मैंने यहाँ पे आपका प्रीफिक्स भी ले लिया, दैट इज क्लोरो ब्रोमो क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। अगर इथाइल मिथाइल आते हैं CH3 ब्रांच में नीचे, CH3 या C2H5, तो भी वो प्रीफिक्स बन जाते, पहले लिखे जाएंगे। जो मेन चेन होती है वो आपका वर्ड रूट होती है, और लास्ट में जो लगा है आपका वो सफिक्स होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है लास्ट में आपका अल्कोहल का, और यहाँ जो है प्रीफिक्स लगा है क्लोरीन का। तो हम किस तरह से इसका नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स यानी कि सफिक्स और आपका जो है क्लोरीन, ये वाले अब क्या, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? अगर आपका क्लोरो ब्रोमो आ जाए और अल्कोहल आ जाए तो हमें अल्कोहल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ऐसे अल्कोहल और एसिड आ जाए तो एसिड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और आपका एल्डिहाइड एसिड आ जाए तो भी आपको एसिड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो हमें यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है? अल्कोहल को। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ कार्बन काउंट करने हैं चेन के। तो 1 2 3 4, तो 3 पे क्या हो गया? क्लोरो। तो हमें पता है पहले हमें क्या लिखना है? प्रीफिक्स। तो आप यही याद रखोगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही हमें फॉलो करना है। जहाँ पे प्रीफिक्स है वहाँ लगाओ, नहीं है तो वर्ड रूट एंड सफिक्स।
अगर सफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। तो प्रीफिक्स आपके यही होते हैं जो ब्रांच में आते हैं नीचे। अब हम पहले लिखेंगे तो 3 कार्बन पे क्या है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो आपका 2 पे आ गया क्लोरीन, ठीक है, लेकिन अल्कोहल का जो है वो 4th कार्बन पे चला गया, जो कि गलत है। हमें वो अल्कोहल को यानी कि OH को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरो ब्रोमो जो है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस हमें OH को देनी है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं नीचे ये गलत हो जाएगी, तो ये वाली काउंटिंग सही रहेगी। और यहाँ इसका नाम लिखेंगे पहले प्रीफिक्स तो 3 पे है, फिर डैश, फिर क्लोरो। अब एक बार आपने कैपिटल में C लिख दिया तो उसके बाद कोई कैपिटल नहीं आएगा, क्लोरो। देन आपका मेन जो वर्ड रूट है 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ब्यूटेन। और सफिक्स आपका क्या है OL, ठीक है, अल्कोहल का OL होता है। अब मैं ब्यूटेन का E जो है वो हटा दूंगी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोल। ब्यूटेन E हटा दिया और OL लगा दिया, तो इसका IPSC नेम है 3 क्लोरो ब्यूटेनोल। ऐसे कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे आ सकता है। क्लोरीन की जगह अगर CH3 होता तो 3 मिथाइल हो जाता, ब्रोमीन होता तो 3 ब्रोमो हो जाता, यानी कि पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है जो ब्रांच में आया है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं हमें, और हम देख लेते हैं। अगर मान लो आपका और हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस तरह से आ जाए CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हमारे पास क्लोरो ब्रोमो तो नहीं है, बट अब प्रीफिक्स किस कौन करेगा काम, प्रीफिक्स का काम कौन करेगा, ये जो आपका ब्रांच में कार्बन आया है ये प्रीफिक्स का काम करेगा। जो मेन चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की है, पीछे लगा है टर्मिनल पे एल्डिहाइड जो कि सफिक्स है, तो इसका सफिक्स Al होगा एंड उसका भी कार्बन काउंट होगा। तो 5 कार्बन की चेन है और अब हमें प्रेफरेंस एल्डिहाइड को देनी है, ना कि मिथाइल को देनी है। तो काउंटिंग हम शुरू करेंगे, इसको 1 नंबर हमें देना है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे मिथाइल है, ठीक है। तो हमें पहले ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स को ही लिखना है, तो 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के साथ मेन चेन में, तो एन प्लस एल्डिहाइड का Al आपका सफिक्स होता है, तो यहाँ से E मैं हटा दूंगी पेंटेन का, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेन हो गया और Al हम लगा देंगे लास्ट में, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल। तो इस तरह से अगर आपके पास प्रीफिक्स और जो है सफिक्स वो दोनों आ जाएं तो आपको कार्बन चेन काउंट करनी है। जो अगर क्लोरो ब्रोमो है तो उसको सबसे लीस्ट प्रेफरेंस देनी है, एल्डिहाइड है उसके साथ अल्कोहल है, एसिड है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है चेन के अंदर और वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है, उनको फर्स्ट नंबर देना है। तो आपका जो है वो IPSC नेम बिल्कुल राइट होगा। और फिर आप चेन ब्रांच के अंदर जो भी आपका प्रीफिक्स आ रहा है उसको पहले लिखोगे, देन फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फिर आपका सब रनिंग हैंड के अंदर, और उसकी पोजीशन बता के आप पहले डैश दोगे बीच में, 3 मिथाइल पेंटेनल, इस तरह से। तो एसिड के भी हमने नॉमेनक्लेचर देख लिए, जिसमें मिक्स है वो भी देख लिए। अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड आता है तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, एल्डिहाइड को। तो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जितनी इनकी प्रैक्टिस आप करोगे, जितने आप एक्सरसाइज इनकी करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो है IPSC नेम का बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा। अब जैसे देखिए आपका मैंने लिखा CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब यहाँ पे एल्डिहाइड ही है,
और इसका सफिक्स Al है, और यहाँ पे आपका ब्रांच में आ गया अल्कोहल और इसका सफिक्स जो है वो OL होता है। लेकिन अब हम इसको सफिक्स नहीं मानेंगे क्योंकि ये नीचे ब्रांच में आ गया, तो इसको अब हम सफिक्स नहीं मानेंगे, प्रीफिक्स बनेगा। और ये सब 11th में आएगा, ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा 10th क्लास के लेवल के हिसाब से, अब हम इसको प्रीफिक्स नहीं मानेंगे क्योंकि ये ब्रांच में आ गया, तो अब ये प्रीफिक्स बनेगा, सॉरी सफिक्स नहीं मानेंगे, प्रीफिक्स मानेंगे। और प्रीफिक्स में इसका नाम फिर OL नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में तो 10th क्लास में नहीं आता है, बट अगर फिर भी 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं उसको आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सो बन जाएगा। तो अब आप प्रेफरेंस इसी को दोगे एल्डिहाइड को, और यहीं से स्टार्टिंग करोगे चेन को काउंट करने का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगेन जो है आपका 3 पे ही आया, ये सब 3 पे ही आ रहा है, डोंट वरी, कहीं भी आ सकता है। आपको पोजीशन लेनी है तो आपको प्रेफरेंस आपको एल्डिहाइड को देनी है, अल्कोहल को नहीं। और एल्डिहाइड और जो है एसिड होता तो हमें एसिड को प्रेफरेंस देनी, दोनों एक साथ नहीं आते कभी इस तरह से फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सो, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन प्लस Al, तो E मैं हटा दूंगी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सो पेंटेनल, तो E हट जाएगा, Al लग जाएगा, 3 हाइड्रोक्सो पेंटेनल। तो ये कुछ भी प्रीफिक्स में आ सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल, OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ एक OH का एग्जांपल मैं बता दें, ये सब जाके आपके 11th क्लास में आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आता है 10th क्लास में, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रीफिक्स सफिक्स दोनों साथ आ जाए वर्ड रूट का तो हमें किस तरह से लिखना है। मेन आपको क्लोरो ब्रोमो ध्यान रखना है। तो मैंने हर तरह से एग्जांपल आपको लेके बता दिए, सिंपल भी और इस तरह से भी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज हम करने वाले हैं। ये है आपका आज का जो टॉपिक है, दैट इज सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, और इनका यूज है कमर्शियली। तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH कहीं या C2H5OH कहीं, ठीक है, अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, सेकंड मेंबर, दैट इज CH3CH2OH, इथेनॉल 2 कार्बन है, या C2H5OH, ठीक है। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट्स है ये, ठीक है, अल्कोहल, इथेनॉल जो है, ठीक है। और आपका जो है ये इस कलरलेस लिक्विड है, इसकी जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल, टेस्ट, बर्निंग टेस्ट इसका होता है। और ये कहेंगे आपका इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर से लाइट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका वाटर से कम है, जो है 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज हो जाता है, बिल्कुल वाटर में सोल्यूबल है, मिसिबल इनटू वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो इथेनॉल को वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट कि 95% इथेनॉल, ठीक है, प्लस 5% वाटर, ये जो मिक्सचर है कोल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको हम, रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है, लैब में मिलता है। एंड ये कमर्शियल अल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं, कमर्शियल, ठीक है। एंड एक सेकेंड इंपॉर्टेंट आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो है 100% प्योर अल्कोहल जो है या प्योर इथेनॉल, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको बिल्कुल ध्यान, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, 5% वाटर
मिक्स अगर उसमें है तो उसको रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं, कमर्शियली अल्कोहल होता है। एंड 100% प्योर इथेनॉल को या प्योर अल्कोहल को, ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब जो है ये 2 पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखने, एंड वो सारे मैंने आपको बोल के बता दिए कि कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल इसकी होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना है 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लाइटर देन वाटर है, लाइटर देन वाटर है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड है, लिटमस पे कोई इसका टेस्ट नहीं, मतलब लिटमस का कोई टेस्ट नहीं होगा, इस पे न्यूट्रल कंपाउंड है। कोई H+ आयन इसके पास नहीं होता, कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती इथेनॉल में, ठीक है। लिटमस पे कोई आपका टेस्ट नहीं देगा, ना ब्लू पे ना रेड लिटमस पे कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, और सोल्यूबल है वाटर के अंदर, मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, ठीक है। तो मेन आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल और ये सब ध्यान रखना है। तो चलते हैं आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये देखिए आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए लिक्विड, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका बिल्कुल लेस है। कॉमनली कॉल्ड एज द अल्कोहल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स because it is a good solvent. It is also used in the medicine such as the tincture of iodine, cup syrup and many tonics, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इथेनॉल का वाटर का जो मिक्सचर है उसमें आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन विद पोटाशियम आयोडाइड जो है वो लिया जाता है, उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं, कई बार पूछे व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, 1 मार्क्स में आ जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये होता है, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ I2 आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड dissolve in a mixture of ethanol and water, dissolve in mixture of ethanol and water, इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये एक एंटीसेप्टिक है, इट इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपका डिटोल वगैरह जो है एंटीसेप्टिक है, जो विच किल्स द जर्म्स ऑन द सरफेस, ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए, तो वो एंटीसेप्टिक का ये काम करता है, ठीक है। इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काजेज द ड्रंकनेस, ठीक है। अब आपका जो है सोशली अगर हम देखें तो जो लोग ड्रिंक करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, ड्रोविनेस जिसको बोलते हैं, थोड़ा नींद में ऐसा लगता है, अनकॉन्शियस माइंड रहता है, ठीक है। तो पीपल थिंक दैट कि उनको ऐसा लगता है कि हम रिलीफ पीने के बाद रिलीफ महसूस हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो उनका कोऑर्डिनेशन जो है मेंटली एंड फिजिकली वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोशली हमें कहना पड़ता है और हमेशा कहते भी हैं। और आपका जो शराब और सिगरेट की जो बोतल होती है, अनलकीली लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उस पर लिखा भी होता है कि इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है क्योंकि आपका लीवर और किडनी सभी चीज़ को डैमेज करता है, बिल्कुल धीरे धीरे मारता है, ठीक है। तो इथेनॉल आपका जो है ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसकी जगह मिथेनॉल, जिसको हम कच्ची शराब भी बोलते हैं, अगर वो यूज़ किया जाए तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपने देख लिया होगा। अब मिथेनॉल का देखिए क्या इफेक्ट होता है। अगर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए गलती से भी मिथेनॉल का यूज़ हो जाए तो या तो परमानेंट ब्लाइंड कर देता है, ऑप्टिक नर्व्स को इफेक्ट करता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, या फिर जो मिथेनॉल है वो लीवर में जाके मिथेनल में बदल जाता है, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेल्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जिसमें लिक्विड में जो सेल्स रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है आपका जो है 70%, तो वो जो प्रोटोप्लाज्म है कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड्स का जो प्लाज्मा है वो कोगुलेट हो जाता है, यानी कि जमना, थक्का बन जाना, ठीक है। जैसे आपका एग जो हीट करते हैं तो जम जाता है एग,
जो इंटरनल पार्ट होता है, तो कोगुलेट होना बोलते हैं उसको, कोगुलेशन। तो यहाँ पे मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल जो है इट काजेज, अगर ये थोड़ी सी भी अमाउंट में लिया जाए तो इट काजेज डेथ, ठीक है, बिकॉज मिथेनॉल कन्वर्ट्स इनटू मिथेनॉल कन्वर्ट्स इनटू मिथेनल, कन्वर्ट्स इनटू मिथेनल, एल्डिहाइड में बदल जाएगा इनटू इन लीवर, ठीक है, एंड कोगुलेट द सेल प्रोटोप्लाज्म, कोगुलेट सेल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल प्रोटोप्लाज्म लाइक एग, वो आपको सब बताने की जरूरत नहीं। तो इतना ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा, और इट इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स ऑल्सो, इट इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स को इफेक्ट करता है, एंड काजेज परमानेंट ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व्स एंड काजेज परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, ये आपका जो है, और ये तो हम कहेंगे काजेज डेथ, ठीक है। अगर आपका लीवर में मिथेनॉल बन गया तो फिर डेथ है, और आपका अगर ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करे तो परमानेंट ब्लाइंडनेस, आंखें चली जाती है। तो ये मिथेनॉल का तो मिथेनॉल तो बिल्कुल भी हम मतलब जो है ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ नहीं करना है। इथेनॉल जो ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करते हैं उसका इस तरह से कि मेंटल जो है कन्फ्यूज़न होना और मेंटल आपका जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करना, ये सब यानी कि ड्रंकनेस बन जाना, पीने का आदी हो जाना इस तरह से, तो वो इस तरह से। लेकिन कमर्शियली अगर इथेनॉल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक कमर्शियल अल्कोहल है, तो उसको इट मेड अनफिट फॉर यूज़, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पज से उसको नहीं बनाया जाता, और उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो उसमें इट इम्पार्ट सम ब्लू कलर, और वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है। तो हमें उस कमर्शियल अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ के लिए नहीं बना है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर पायरिडिन मिला देते हैं, उसके अंदर मिथेनॉल मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल डीनेचर्ड उसमें हो चुका है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है या जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वो नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट करता है। उसके बाद देखिए, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीगल, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंजक्शन में क्या होगा, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, तो लीवर को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हम यूज़ करें तो। उसके बाद देखिए जो है एक एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉप स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम अबाउट द साइज ऑफ द कपल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द राइस इनटू द इथेनॉल एब्सोल्यूट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवोल्व। ये कह रहा है कि आप जो है सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा के देखिए क्या होता है। तो चलो करा के देखते हैं। जब सोडियम और इथेनॉल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इथेनोइक जो है सोडियम इथेनोएट बनता है। यहाँ पे आप देखिए CH3CH2OH प्लस Na, ठीक है, सोडियम मेटल। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से जो है हाइड्रोजन हट जाएगा। अब हमें 2 यहाँ पे सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 ही मॉलिक्यूल अल्कोहल के, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो H2 गैस निकल जाएगा, और ये बन जाएगा 2CH3CH2O, ये माइनस की टर्म में आएगा, और Na प्लस, यानी कि आयन भी हम दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो ये आपका, या सोडियम इथोक्साइड भी बोल सकते हो, ये आपका इथोक्साइड सोडियम, ये आपका इथोक्साइड का काम करेगा, ये पीछे सोडियम। तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और किस में हाइड्रोजन गैस निकलती थी अब तक हमने जो पढ़ा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इथेनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल, तो इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2CH3CH2ONA, या तो सोडियम इथोक्साइड बोल लो, कॉमन नेम सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, या सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व हुई है उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। जब भी बर्निंग कैंडल जो है नियर इसके लेके जाएंगे जो गैस इवोल्व हो रही है, तो इट गिव्स द पॉप साउंड। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व हो रही है, हमें पता चल जाएगा जब वो पॉप साउंड इस तरह से देगी। तो ये हो गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम कहेंगे इट मेक्स द सोडियम इथोक्साइड या सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व। एंड विल यू टेस्ट द गैस इवोल्व, यस, if we take the burning candle near the gas evolved, it give the pop sound, ठीक है। so we can say that it is hydrogen gas। तो ये आपका सोडियम जो है अल्कोहल और सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम इथोक्साइड बन गया हाइड्रोजन गैस। तो अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद इथेनॉल, द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। तो कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो हमें पता है जब भी आपका जो है मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है। बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। ये मेटल है जिंक, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, ZnCl2, हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देगा। तो जब भी आपका जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है, आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो बनेगा इसमें अगर हम इथेनॉल को एक मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 443 केल्विन, यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इथेनॉल को हम हीट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, दैट इज इथीन में। और हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज द एट दिस टेम्परेचर एक्ट एज द रिमूवल ऑफ द वाटर, यानी कि उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब हटा देना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी कि इथेनॉल में से वो वाटर को रिमूव कर देगा और डिहाइड्रेशन कर देगा और वाटर रिमूव होने के बाद वो अल्कीन में बदल जाएगा, दैट इज इथीन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे। तो किस तरह से होता है ये एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका CH3 CH2OH और हम इसको हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, और 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है। और वाटर कैसे निकलता है कि आपका जो है यहाँ से तो OH जाता है लास्ट वाले कार्बन के साथ से, और ये जो कार्बन है यहाँ से H जाता है, ठीक है। तो OH और H मिला के क्या बना देंगे, H2O, ठीक है। तो यहाँ से जब H निकलेगा फर्स्ट कार्बन से तो ये बन जाएगा CH2 और दूसरा CH2 बच गया, लास्ट का OH चला जाएगा। तो CH2 जब बचेगा तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं होगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसके साथ 2 इसके साथ, और कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही पूरी होनी चाहिए। तो दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया इथीन, ठीक है। ये इसी तरह से होता है कि ये मैकेनिज्म हायर क्लासेस में आएगी। आपका जो फर्स्ट कार्बन है इससे हाइड्रोजन निकलता है, सेकंड कार्बन से OH और ये वाटर मिलके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ आपका इथीन बनेगा और सेकंड आपका जो है बाई प्रोडक्ट वो वाटर निकलेगा। तो यहाँ हम बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, दैट इज इथीन। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसे हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो इथेनॉल से डिहाइड्रेशन हो गया, दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट रिमूव द वाटर फ्रॉम द इथेनॉल एंड मेक्स इट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज इथीन, ठीक है। इथीन यहाँ बन गया। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट दिस टेम्परेचर एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल गिव इथीन। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाउ डू द अल्कोहल इफेक्ट द लिविंग बींग्स। तो ये हमें पता ही है किस तरह से इफेक्ट करता है और आप लाइव भी देखते हो, ठीक है। लाइव आपने बहुत बार देखा भी होगा और नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी आपको जो है लाइव एग्जांपल मिल जाएगा कि किस तरह से जो है ड्रिंक करके आपका वो जो अपना जो है मेंटल डिस्टर्बेंस उनका क्रिएट होता है। तो
इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इन टेंस टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करता है, ठीक है, एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रोविनेस मतलब नींद में ऐसा लगना जैसे नींद में हो, तो आपको ये तो पता ही इस तरह से होता है, ठीक है, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, तो नॉर्मल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, एंड फाइनली स्टॉपर का मतलब अनकॉन्शियस माइंड यानी कि उसको हम बोलते हैं जिसका अनकॉन्शियस माइंड हो, एंड द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पीने से रिलीफ होता है, बल्कि वो अपने सेंस ऑफ जजमेंट खो देता है, एंड सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। तो लाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ methanol is in very small quantity can cause death. Methanol is oxidized to methanol in the liver and methanol reacts rapidly with the components of the cells, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, and methanol also affects the optic nerve causing the blindness, और ये ब्लाइंडनेस परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब इसको देखो यहाँ डीनेचर्ड अल्कोहल की डेफिनेशन आएगी, फॉर इंडस्ट्रियल इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग द पॉइजनस सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, मिथेनॉल हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, पायरिडीन हो सकता है, ठीक है, ये सब आपके जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो इथेनॉल बनी होती है उसमें यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी कि वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं होती। डाइज आर आल्सो एडेड टू द कलर ऑफ द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई इजिली, सो दिस इज कॉल्ड एज द डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल अगर आ जाए तो उसको हम लिखेंगे व्हेन इथेनॉल हैज बीन मेड टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड सम पॉइजनस सब्सटेंस आर एडेड टू द इथेनॉल, then it is called as the denatured alcohol. And some poisonous substance, for example आप दे सकते हो, that is methanol, copper sulfate, pyridine and etc. ठीक है, तो it is called as the denatured alcohol. तो ये हमारा हो गया। Then next alcohol as a fuel, तो देखो आपका जो है sugar cane plants are one of the most efficient converter of the sunlight into chemical energy। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, आपको पता है जो सनलाइट है वो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज बनता है, तो वो एक तरह की शुगर ही है। तो उसमें बोला है शुगर केन जो प्लांट है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो आपका अच्छा कन्वर्टर है किसको, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदलता है। उसके अलावा शुगर केन को मोलासिस मतलब गुड़ वगैरह बनाने में काम लिया जाता है, और उसको अगर फर्मेंटेड कर लिया जाए, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इन द डार्क, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल डार्क के अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है और डार्क के अंदर ये फर्मेंटेड होकर अल्कोहल में बदल जाती है। तो जो है इससे फर्मेंटेड टू गिव द इथेनॉल। तो सम कंट्रीज नाउ यूज द अल्कोहल एज एन एडिटिव, देखो पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं। कुछ कंट्रीज में अल्कोहल को मिलाया जाता है पेट्रोल में और एज ए फ्यूल लिया जाता है। एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल विच गिव द कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। आपको पता है इथेनॉल को अगर जलाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बर्न करेगा, और फ्यूल की तरह अगर बर्न करेगा तो और वाटर देगा। तो उसको पेट्रोल में एज ए एडिटिव यूज़ किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में, ठीक है। और ऑन द बर्निंग इन सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब उसका अच्छे से बर्न हो जाए। उसके बाद देखिए हमने ये कर लिया सब, मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में हम बहुत पढ़ चुके। अब हम चलते हैं इथेनोइक एसिड। ये एक अनदर एक कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O NOH। दो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है और वो सेकेंड नंबर की अल्कोहल थी, ठीक है। ये सेकेंड नंबर का यानी कि 2 कार्बन का एसिड है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो है इसके जो स्मेल है वो विनेगर लाइक होती है, ठीक है। और 5 to 8% जो इथेनोइक एसिड है वो विनेगर ही होता है। 5 to 8% आपका जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसमें 5 to 8% आपका इथेनोइक एसिड हो या एसिटिक एसिड हो। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस में यूज किया जाता है, अचार वगैरह डालने में, एज ए प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स, ठीक है। और विंटर टाइम में जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है वो बिल्कुल आपका जो है आइस की तरह जम जाता है, एंड इट लुक्स लाइक ए ग्लेशियर,
ठीक है, जो ग्लेशियर्स होते हैं पहाड़ों पे उस तरह से दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं प्योर इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, प्योर इथेनोइक एसिड को। तो यहाँ पे आपका जो है 5 to 8% जो इथेनोइक एसिड है इज कॉल्ड विनेगर, इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। और प्योर इथेनोइक एसिड, प्योर इथेनोइक एसिड freezes and looks like glacier, ठीक है। so it is called as glacial एसिटिक एसिड कहो या इथेनोइक एसिड कहो, दोनों ही कह सकते हो, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक हाँ सॉरी। उसके बाद ये देखो इथेनोइक एसिड इज ए कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है ये इसका, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड, ये तो पता ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से। 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड इन वाटर कॉल्ड विनेगर, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है 5 to 8% का, उसको विनेगर बोलेंगे। इट इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, दिस गिव राइज टू द तो इज नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको करा दिया। और इसका एसिडिक नेचर होता है तो ये हम कहेंगे ये वीक एसिड है, ठीक है। मैं आपको एक जो एक्टिविटी है इसमें आपको समझ आ जाएगा, ये मैं आपको करा देती हूँ। तो ये सब आपने देख लिया, विनेगर का ध्यान रखना है, पिकल्स में यूज़ होता है। और इसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो विंटर्स में फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल ग्लेशियर की तरह दिखता है। तो वीक एसिड है ये, जैसे मिनरल एसिड जो होते हैं ना आपके, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये आपका वीक एसिड है। तो कह रहा है कंपेयर करो पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड लिया हमने CH3COH डाइल्यूट, ठीक है, एंड डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl हमने लिया, ठीक है। बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल, तो आर द बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, तो बिल्कुल कहेंगे यस। लिटमस में तो दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। और एसिड क्या करते थे, टर्न्स ब्लू इनटू रेड, तो दोनों ही देंगे लिटमस पे, तो ठीक है, लिटमस टेस्ट तो दोनों ही देंगे। तो ब्लू लिटमस को क्या करेंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। बट डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड, नो। जो एसिटिक एसिड है यहाँ हम कहेंगे नो, बिकॉज एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ये वीक एसिड है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में इसकी pH आती है 4 और इसका जो कलर आता है वो ऑरेंज, ठीक है। और जो डाइल्यूट HCl है ये एक मिनरल एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इसकी pH आती है 1, ठीक है। और इसका ऑरेंज जो है डार्क रेड, इसका जो है ऑरेंज नहीं सॉरी डार्क रेड, इसका ऑरेंज कलर आता है, इसका आता है डार्क रेड या सिर्फ रेड भी कह सकते हो। तो इसकी pH 1 है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। तो यहाँ से आपका एक्टिविटी भी हो गई। नेक्स्ट देखिए, एक एक्टिविटी और दी हुई है, टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल, टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल ले लिया, और क्या ले रहा है, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर ली, ठीक है। वार्म इन ए वाटर बोथ, तो इस बीकर के अंदर जब पानी डाल कर उसको वार्म करते हैं तो उसको वाटर बाथ बोलते हैं। यानी कि बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब रख दी तो टेस्ट ट्यूब का बाथ कौन बन गया, वाटर बाथ, बीकर बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वार्म हो जाता है एटलीस्ट 5 मिनट तक उसको हम वार्म करेंगे। एंड प्योर इनटू बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो आपका जो है
ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है उसी मिक्सचर को हम एक बीकर ले लेंगे और उसमें 20 to 50 ml वाटर होगा सिर्फ, और उस मिक्सचर को हम वाटर में डाल के फिर उसकी स्मेल को हमें करना है। तो क्या बनेगा, जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड मिक्स होते हैं तो वहाँ पे एस्टर बनता है। एस्टर की जो स्मेल होता है वो स्वीट स्मेल होती है, ठीक है, और जो है आपका स्वीट स्मेल वो देगा, और ये कहेंगे रिजल्टिंग मिक्सचर आपका क्या होगा, ईस्टर। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो इसको, एस्टर बन गया और वो स्वीट स्मेल देगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी, इथेनॉल हमने लिया, पहले एसिटिक एसिड ले लें, CH3COH एसिटिक एसिड लिया हमने, ठीक है, प्लस हमने इथेनॉल लिया CH3CH2OH, ठीक है, दोनों को हमने इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 सब करके हमने मिक्स किया, ठीक है, हीट किया, वार्म किया, उसके बाद हमारे पास क्या आया, हीट किया, इसमें हल्का सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से एसिड से जाएगा H, अल्कोहल से जाएगा OH, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिड H+ ही देते हैं, तो यहाँ से जाएगा H और वहाँ से जाएगा OH, वाटर कर लेंगे और बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो CH3COO, ठीक है, यहाँ से भी इतना ही बचा। और फिर अब यहाँ से अगर मिलाओगे इसको तो जो कार्बन की वैलेंसी है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो हमें इसको टर्मिनल पे रखना है CH3 को, तो यहाँ से आप मिलाओगे इसको CH2 CH3, ताकि ये वाला जो CH3 है वो टर्मिनल पे आ जाए। किसी भी तरह से लिख सकते हो, गलत नहीं होता है कंपाउंड, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब ये एस्टर बन गया, ठीक है, एस्टर बन गया, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH3, जैसे आपके जो 2 O है ना वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, आपको तो पता ही है कि एसिड में इसी तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक O इस तरह से, देन CH2 CH3, ये भी आपका वही है सेम एस्टर। तो कैसे स्मेल देता है ये, स्वीट स्मेल, ठीक है, और क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अगर हम इसका जो एस्टर बना है, अगर उसी एस्टर का हम जो है वो करा दे, हाइड्रेशन करा दे विद अल्कली, यानी कि NaOH के साथ, अगर उसी का हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दे, ठीक है, NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दे, तो वहाँ पे आपका जो है सोडियम का साल्ट बनता है, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे सफोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि शॉप जिससे बनता है, ठीक है, और साथ में वो दोबारा से फिर वो अल्कोहल दे देगा। तो ये रिएक्शन आपने देख ली, इसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं, वो रिएक्शन मैं आपको और बता देती हूँ। जो दूसरी वाली रिएक्शन है वो क्या होगी, पहले उसको भी देख लेते हैं। अगर जो एस्टर बना है, ठीक है, CH3COO CH2 CH3, अगर इसको हम वापस से NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा दे, उसको बोलते हैं, NaOH एक अल्कली है, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो OH है वो इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट के साथ, और अगेन वही अल्कोहल दे देगा जो थी ओरिजिनल। तो हमारे पास क्या आएगा, और जो Na है वो इसके साथ आ जाएगा, दैट इज CH3COO Na। तो ये बन गया सोडियम का साल्ट CO- Na+, और इसको हम बोलते हैं, ये सोडियम का साल्ट बन गया, दैट इज़ ये सोप लाइक है, ये सोप बन गया। एंड क्योंकि जो सोप होते हैं वो सोडियम एंड पोटाशियम के साल्ट ही होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास बन गया CH3, अब यहाँ से लिखेंगे NCH2OH, वापस से वही अल्कोहल मिल गया। ये देखिए रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड इन द, अच्छा यहाँ पे जो है रिजल्टिंग मिक्सचर एस्टर होगा और उसकी स्वीट लाइक स्मेल होगी, उसमें यही है बस। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल, प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड कैटलिस्ट टू गिव द एस्टर। तो ये आपका जो है इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनॉल, ये आपका एस्टर बन गया एंड आपका जो है वाटर निकल गया। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन द मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ऑन treating with sodium hydroxide which is an alkali, the ester is converted back into the alcohol and sodium sulfur carboxylic acid. This is known as the sponification reaction, ठीक है, sponification reaction. It is used in the preparation of soap
एंड शॉप्स आर द सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हमारा अगर हम एस्टर को वापस से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा देते हैं NaOH के साथ तो आपका शॉप बन जाएगा एंड वही आपका अल्कोहल पेरेंट अल्कोहल मिल जाएगा जो था, तो उसको हम बोलते हैं स्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वही आपका रिएक्शन आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये एस्टर, वही एस्टर ले लिया और उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो वही अल्कोहल मिला, ठीक है, एंड आपका सोडियम का साल्ट मिला। तो इसको हम बोलेंगे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से आएगी स्पेलिंग SAP, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन विद बेस लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सच। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका मिनरल एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे आपका एसिड है और बेस है जो रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही साल्ट बन रहा है और आपका बिल्कुल एसिड जो है वो एसिड ही है और NaOH बेस ही है, तो ये साल्ट बन गया, सोडियम का और वाटर बन गया। हाउ डज द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं। तो किस तरह से रिएक्ट करेगा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ध्यान रखो, ठीक है। कोई भी इथेनोइक एसिड एसिड है, तो कोई भी एसिड जब कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है CO2 गैस जरूर देगा और वहाँ पे H2O भी निकलेगा, बाकी बनेगा वो सोडियम का साल्ट बन जाएगा। तो बस हमें उसको बैलेंस ही करना है। तो अगर आप ले रहे हो कार्बोनेट, दैट इज हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 हमने लिया, तो उसके साथ हमें लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 2CH3COH 2 मॉलिक्यूल हमने लिए एसिटिक एसिड के, और एक आपका जो है लिया सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि हमने 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अब 2 बन गए, क्योंकि दोनों Na इसी के साथ आने हैं। अब जो कार्बोनेट है इससे एक ऑक्सीजन जाएगा, ये बना देगा CO2, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन इधर से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन ये जो है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे H2O, ठीक है। प्लस यहाँ क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन तो हट ही गए, तो CH3CO, ठीक है, और साथ में 2 Na हमें, तो इस तरह से हम लिख देंगे। आगे 2 लगा हुआ है तो 2 Na जो है वो बैलेंस हो गया, तो 2 सोडियम हमारे पास 2 Na आ जाएगा। तो ये आपका जो है बन गया सोडियम इथेनोएट हम कहे, और यहाँ पे CO2। अब इस CO2 को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसको हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पास थ्रो लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की। ये सबसे अच्छा इसका टेस्ट है, इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो हम CO2 को भी क्या कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो हमें एक ही मॉलिक्यूल लेना है, एसिटिक एसिड का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया, तो एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन जाएगा, तो क्या बना दिया, CO2 तो निकलेगा ही, एक ऑक्सीजन हट गया, फिर वाटर निकल गया, और साथ में क्या निकल जाएगा, वही आपका CH3CONA, लेकिन एक मॉलिक्यूल CH3CONA, तो सोडियम का साल्ट बन गया। तो जो CO2 गैस है उसी को पास कराएंगे जो है लाइम वाटर से, तो इट टर्न्स मिल्की, वही उसका टेस्ट है। तो एक्टिविटी दी हुई है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेटअप द apparatus, ये चैप्टर 2 में ये दिया हुआ था, कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ एसिड बेस वाले में। टेक ए स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब एंड 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो CO2 गैस इवोल्व होगी, पास द गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम कहेंगे इट टर्न्स मिल्की। एंड कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन द इथेनोइक एंड सोडियम कार्बोनेट, identify this test, yes the gas is CO2 and lime water turns milky, तो हम उस गैस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम कहेंगे सेम CO2 गैस इज इवोल्व एंड व्हेन दिस CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आगे दे दिया आपको कंप्लीट, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और एक मॉलिक्यूल लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, वही CO2 गैस इवोल्व होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये एक्सपेरिमेंटली आप किस तरह से, आप एक तो आप लिटमस से बता सकते हो। अल्कोहल कोई टेस्ट नहीं देगा लिटमस के साथ, ना रेड के साथ ना ब्लू के साथ, तो इट इज़ ए न्यूट्रल कंपाउंड। तो अल्कोहल कैसा है? न्यूट्रल कंपाउंड है, अल्कोहल न्यूट्रल है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, तो ये आपका ब्लू इंटू रेड में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली, उसको बता सकते हो आप, डिस्टिंग्विश कर सकते हो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक। सेकेंड हम कह सकते हैं अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन कराएं तो अल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कोई ब्रिस्क एफरवेंसेस बोलते हैं। जब ब्रिस्क एफरवेंस यानी कि झाग से जब उठते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पे CO2 गैस इवोल्व हो रही है। तो अगर इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे इट गिव द ब्रिस्क एफरवेंसेस दैट इज CO2 गैस इज इवोल्व। यानी कि वो ब्रिस्क एफरवेंसेस क्यों होती है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, तो वो CO2 गैस इवोल्व करेगा, इट मीन्स वो एसिड है। और अल्कोहल के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो इट गिव नो एफरवेंसेस, यानी कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कोई CO2 गैस इवोल्व नहीं होगी, इट मीन्स वो न्यूट्रल कंपाउंड, वो अल्कोहल है। तो हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको कर सकते हो, ये अभी हम करके आए हैं। CH3COH प्लस NaHCO3, तो ये क्या देगा? CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस आपका जो है CH3CONA सोडियम का साल्ट। और अगर अल्कोहल के साथ होगी तो इथेनॉल प्लस NaHCO3, तो कोई ब्रिस्क एफरवेंसेस, नो रिएक्शन, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। और एक आप लिटमस टेस्ट से बता सकते हो। तो अल्कोहल आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। ये व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम पढ़ के आए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इथेनॉल को जब एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, लास्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, when the ethanol oxidize into the acid then some substances provide the oxygen to the ethanol and these substances are called as the oxidizing agent, ठीक है। इथेनॉल जो है वो CH3CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे आपका था अल्कलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2 पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करा रहे थे? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दीज प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द इथेनॉल। तो ये रिएक्शन क्या हो गई थी? CH3CH2OH प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड किए थे। तो एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे की हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन कराने में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहे हैं और वो ऑक्सीजन ऐड किस में हो रहा है? इथेनॉल में, वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एजेंट कौन होंगे? जो हेल्प करा रहे हैं। तो एजेंट कौन है? आपके KMNO4 एंड K2Cr2O7 जो है, दीज आर नोन एज द oxidizing agent and they provide the oxygen to the ethanol and the ethanol converts into the acid, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से H2O कंप्लीट निकल गया, ठीक है, और ये क्या बन गया? CH3, सिर्फ C बचा यहाँ पे और दोनों ऑक्सीजन बीच में आ गए, O एंड लास्ट वाला H, और H2O कंप्लीट निकल गया, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। दिखाना आपको नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एसिड कैसे बना। तो ये आपका CH3COH बन गया, दोनों ऑक्सीजन इधर आ गए, ऐड हो गए और H2O बाहर निकल गया। तो ये आपका इथेनोइक एसिड बन गया। तो इथेनॉल से जब इथेनोइक एसिड बनता है तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन एंड विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन। तो इनको क्या बोलेंगे? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये भी कर ही लेते हैं। तो देखो सोप के बारे में जो है पहले मैं बता ही देती हूँ आपको थोड़ा सा। देखो एक होता है सोप, एक होता है डिटर्जेंट। तो सोप्स क्या होते हैं? सोप के अंदर दीज आर द सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो सोडियम का साल्ट होगा या पोटाशियम का साल्ट होगा। तो आपका जो है हम कहेंगे सोप क्या है, ठीक है। दीज आर सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम और पोटाशियम कह सकते हैं, सोडियम
और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कहें या कार्बोक्सिलिक एसिड कहें, ठीक है। और ये जो है डिटर्जेंट जो है वो उनको बोलते हैं नॉन सोपी सोप, यानी कि सोप जैसे नहीं होते, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर लूँ सोप के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, दैट इज सोडियम स्टीरेट। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। सोडियम स्टीरेट, ठीक है, सोडियम पामीटेट, और ये बनते किस तरह से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सोडियम स्टेट लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन की बहुत लंबी चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, और लास्ट में आपका जो है साल्ट होता है। तो उसके जो है 2 पार्ट होते हैं। तो आपका C17H35 COOH ये है स्टीरिक एसिड, ठीक है, स्टीरिक एसिड। और इसमें हम NaOH इसका जो है हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ से H गया और यहाँ से OH बन गया, तो साल्ट बन जाएगा, दैट इज C17H35 COO माइनस Na प्लस। तो ये सोडियम का साल्ट बनेगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट, ठीक है, बन गया। ऐसे ही आपका वो C15H31 COH प्लस NaOH, ठीक है, तो ये बन जाएगा C15H31 COO माइनस Na प्लस आपका H2O। तो इस तरह से तो आपका ये जो C17H35 CO माइनस Na प्लस, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो ये तो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की C17H35, इधर C15H31 ये लॉन्ग चेन है, और लास्ट में है आपका पोलर पार्ट, यानी कि जिसमें 2 पोल है CO माइनस Na प्लस। तो इसके 2 पार्ट, एक तो नॉन पोलर पार्ट, एक पोलर पार्ट। जो नॉन पोलर पार्ट है वो आपकी कार्बन की हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, और ये आपका जो हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है ये आपका इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। और जो लास्ट वाला पार्ट है पोलर CO माइनस Na प्लस, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो क्या करता है, अब ये आपने सब देख लिया, ठीक है। अब इसका एक्शन देखते हैं हम कि किस तरह से एक्शन करता है। तो जैसे आप सोप को जो है डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हम ये कहेंगे इट एग्रीगेट्स, जो बहुत सारे जो हैं वो सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं। हम कहेंगे मैनी सोप मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हो गया, देन मैनी सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म सोप मिसल्स, ठीक है, सोप मिसल। ये आपका एक स्फेरिकल फॉर्म का एक मिसल बना देता है, स्फेरिकल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 2 पार्ट प्रेजेंट होती है इसमें। एक तो आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपका H चेन हाइड्रोकार्बन चेन, और आपका एक होता है जो है पोलर पार्ट, ठीक है, पोलर पार्ट दैट इज COO माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये होती है सोल्यूबल इन वाटर, और जो वाटर में सोल्यूबल है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। फिलिक मतलब जो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब आपका जो है वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये है वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में इनसोल्यूबल रहती है ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब आपका जो है वाटर, और फोबिक मतलब टू हेट द वाटर। तो ये आपका इनसोल्यूबल होती है। तो ये किस में सोल्यूबल होती है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं,
जो क्लोथ्स पे लगे रहते हैं, डर्ट पार्टिकल, ग्रीस, वो मेनली ऑयली होते हैं। तो ये ग्रीस या ऑयल जो डर्ट पार्टिकल हो उसमें ये सोल्यूबल होते हैं आपके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो मिसल्स बनता है वो एक स्फेरिकल फॉर्म का बनता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो हम उसको इस तरह से दिखाते हैं कि ये लॉन्ग चेन आपका जो है एक हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, ठीक है। और जो है यहाँ पे मैंने लिया उसको नेगेटिव चार्ज इसके साथ अटैच है, एंड देन आपका जो है पॉजिटिव चार्ज उसके साथ है। ये आपका नेगेटिव चार्ज एंड ये आपका एक जो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये आपका पोलर पार्ट और ये आपका नॉन पोलर पार्ट, ये 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं मिसल में। और ये किस तरह से स्फेरिकली अरेंज होता है वो हम और देख लेते हैं। ये जो है इस तरह से अरेंज होता है कि आपके जो डर्ट पार्टिकल है वो इस तरह से मान लो है, तो डर्ट पार्टिकल की तरफ, क्योंकि डर्ट पार्टिकल में ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन चेन अरेंज टुवर्ड्स द इंटीरियर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो इंटीरियर की तरफ होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। एंड हम ये कहेंगे आपका जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो पोलर पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वो एक्सटीरियर की तरफ होगा। और ये आपका किस में सोल्यूबल है? वाटर में। तो इट रिमेन्स अटैच विद द वाटर। जो पोलर पार्ट है इट रिमेन्स अटैच टू द वाटर, क्योंकि वाटर में वो सोल्यूबल है। एंड हाइड्रोकार्बन चेन रिमेन्स अटैच टू द डर्ट पार्टिकल बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये इसके साथ, डर्ट के साथ इसका जो है इस तरह से ये Na+ हम इसको दिखा सकते हैं, इसको अब Na+ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की साइड रहेगा, Na+ एक्सटीरियर। तो इस तरह से ये स्फेरिकल शेप का जो है ये बनेगा। तो ये आपका डर्ट पार्टिकल है और ये मिसल डर्ट पार्टिकल है ये, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और ये आपका पोलर पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में ये मिसल बनती है। ये आपका मिसल है, ठीक है, सोप मिसल। तो यहाँ से जैसे ही आप सोप डिजोल्व हो गया, सोप सॉल्यूशन बन गया, एंड जैसे ही आप क्लोथ्स को, जो डर्टी क्लोथ्स है, व्हेन डर्टी क्लोथ्स डिजोल्व इनटू द सोप सॉल्यूशंस, देन जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन है दे एंट्रैप्ड द डर्ट पार्टिकल, वो उसको पकड़ेंगे, दे एंट्रैप द डर्ट पार्टिकल, एंड देन पोलर पार्ट रिमेन्स अटैच टू द वाटर, वो वाटर के साथ ही अटैच रहेगा, और ये उसको एंट्रैप करके डिजोल्व इनटू द वाटर, वो उसको वाटर में डिस्पर्स कर देंगे, एंड देन सोप वाटर बिकम्स डर्टी, सोप वाटर जो है वो गंदा हो जाएगा, हमें पानी बिल्कुल दिखता है गंदा, एंड देन क्लोथ्स गेट्स क्लीन, यानी कि क्लोथ्स जो है वो क्लीन हो जाएंगे, एंड आफ्टर ए नंबर ऑफ टाइम्स वी रिंस थ्रू द क्लीन वाटर, तो आपके क्लोथ्स और यानी कि डर्ट पार्टिकल आपका जो है वो हट जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन चेन उसको एंट्रैप्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल पार्टिकल या ग्रीस से ये होता है, तो हाइड्रोकार्बन चेन है वो उसका काम है उसको मतलब पकड़ना और वाटर में डिस्पर्स कर देना, ठीक है। और वो आपके जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा पोलर पार्ट। ये इसका क्लींजिंग एक्शन है। तो सोप की जो क्लींजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट से कम होती है। किसी किसी वाटर में क्या है कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कार्बोनेट, इस तरह के क्लोराइड, इस तरह के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जहाँ साल्ट आ गया सोडियम की जगह, वो वाटर को हार्ड बना देता है। तो सोप को बहुत ज़्यादा, हमें कई बार आपने देखा होगा कि आप कपड़े वॉश कर रहे हो या फिर नहा रहे हो तो बहुत ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, तब भी आपके लेदर नहीं आते, तो वो हार्ड वाटर होता है और वो एक क्रेडी प्रिसिपिटेट बना देता है, यानी कि ऐसे जो है दाने दाने से बन जाते हैं, झाग नहीं उठते। तो आपका जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं दे मेक वाटर हार्ड, ठीक है, वाटर को हार्ड बना देते हैं, दे मेक वाटर हार्ड। और इसमें किस तरह से रिएक्शन होती है, हम ये कहेंगे कि अगर आपका जैसे कैल्शियम आयन है Ca2+ आयन और आपका सोप है, तो मैंने लिया 2RCONA, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, तो ये क्या होगा कि कैल्शियम Na को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो ये बन जाएगा RCOO2 Ca, इसके साथ अटैच हो गया और इसको बोलते हैं स्कम,
स्कम मतलब एक क्रेडी प्रेसिपिटेट, स्कम यानी कि वो बिल्कुल जो बनते हैं प्रेसिपिटेट से वो क्लोथ्स के साथ अटैच हो जाते हैं, क्लिंजिंग एक्शन के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हार्ड वाटर में कपड़े इजीली सोप के साथ हम नहीं धो सकते। और बाकी जो डिटर्जेंट है वो वैसे तो नॉन शॉपी होता है, उसमें शॉप वाली कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो लेदर देता है, आपका स्ट्रॉन्ग एक्शन है, इससे क्लिंजिंग प्रॉपर्टी डिटर्जेंट की अच्छी होती है और सोप से ज़्यादा अच्छी होती है। वो लेदर डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, सबके साथ अच्छे लेदर देता है, अच्छे वहाँ पे वो जो है उसका एक्शन चेंज नहीं होता, स्कम नहीं बनाता। ऐसे आपका अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आयन के साथ भी सोप का स्कम बन जाता है, तो 2RCONA, ठीक है, ये साल्ट हो गया। और ये भी आपका क्या बना देगा, RCOONA, सॉरी Na को तो हटा ही देगा ये, तभी तो आपका ये जो है स्कम बना रहा है, RCO twice Mg, ठीक है। और ये आपका 2Na को बाहर निकाल देगा, तो ये बन गया आपका स्कम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जहाँ प्रेजेंट होंगे वो वाटर को हार्ड बना देंगे, और हार्ड वाटर की वजह से दे फॉर्म द स्कम या क्रेडी प्रेसिपिटेट विद द सोप एंड दे डू नॉट गिव द लेदर, ठीक है, एंड द क्लेंजिंग एक्शन इफेक्ट, तो उसको इफेक्ट करेंगे। तो ये सारा आपका जो है इसका मैंने आपका क्लेंजिंग एक्शन वगैरह ये सब मैंने समझा दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसमें भी दिया हुआ है विद डायग्राम। यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ पे देखो, एक तो सोप मिसल का डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो स्फेरिकली, तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जितनी भी है, उसके बाद ये माइनस और Na+, देखो पोलर पार्ट दिया हुआ है हर जगह, ठीक है। और ये जो है डर्ट पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट लिखा हुआ है, ये सोप मिसल का है। तो सारे सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट होके एक मिसल बना लेते हैं, उसमें इस तरह से अरेंज होता है दोनों पार्ट का। और डर्ट पार्टिकल को कौन इंटरप्ट करता है, आपका जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज लॉन्ग चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। उसके बाद देखो एक्टिविटी दी हुई, कह रहा है 10 ml वाटर लो, हर एक 2 टेस्ट ट्यूब में ऑयल डालो, कुकिंग ऑयल, दोनों टेस्ट ट्यूब में A और B नाम दो, 2 टेस्ट ट्यूब B एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें कुछ सोप सॉल्यूशन डालो। फिर कह रहा है कि नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विग्रसली इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम टाइम के लिए दोनों को बहुत जोर से, मतलब आप विग्रसली शेक करो। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू शेकिंग देम। तो जैसे हम दोनों को बहुत जोर से टेस्ट ट्यूब को हिला रहे हैं, उसमें कुकिंग ऑयल और सब डाल के, वाटर डाल के, और एक में हमने टेस्ट ट्यूब B के अंदर हमने डाला है आपका सोप सॉल्यूशन। तो जैसे हम दोनों को सेम टाइम के लिए हिला रहे हैं और थोड़ी देर के लिए इमीडिएटली हम देखते हैं तो ऑयल और वाटर की जो लेयर है वो सेपरेट नहीं होगी, तो हम यहाँ कहेंगे नो, इमीडिएटली तो नहीं होगी जैसे हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद कह रहा है लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। अगर उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं तो ऑयल और वाटर की जो लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी, लेकिन टेस्ट ट्यूब B के अंदर सोप सॉल्यूशन है तो वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे जो है पहले किस में आएगी, दोनों में होगी, ऑयल जो लेयर है वो तो दोनों में सेपरेट आउट होगी, लेकिन टेस्ट ट्यूब A में पहले होगी क्योंकि उसमें कोई सोप सॉल्यूशन नहीं है। और जिसमें हमने B में टेस्ट ट्यूब में सोप सॉल्यूशन डाला था उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑयल की लेयर और वाटर की लेयर में सेपरेट आउट होने में। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सोप सॉल्यूशन है तो वहाँ पे मिसल फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो ये आपका पूरा क्लींजिंग एक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। मोस्ट डर्ट ऑयली इन नेचर, ठीक है। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये सबको पता है। मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें 2 पार्ट है, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक, ठीक है। एक आयनिक पार्ट है, एक नॉन आयनिक। तो जो आयनिक पार्ट है वो आपका CO- Na+ होगा, इंटरेक्ट्स विद द वाटर, व्हाइल द कार्बन चेन जो है यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड द मिसल, ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर साइड, व्हाइल द आयनिक साइड फेस आउटसाइड, जो आयनिक पार्ट है वो एक्सटीरियर साइड पे होगा मिसल्स में। दिस फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर, द सोप मिसल हेल्प्स इन द पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स, ठीक है। अब ये आपका देखो पूरा क्लींजिंग एक्शन हो गया, सॉरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
यहाँ देखिए मिसल्स के बारे में दिया हुआ है। सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफर प्रॉपर्टीज विच इज वन इज द हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कौन है, आयनिक पार्ट, ठीक है, interact with water, and while the other end is hydrophobic, हाइड्रोफोबिक कौन है, हाइड्रोकार्बन चेन that is interact with the hydrocarbons. When soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in water and soap will align with the surface of the water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding of the water inside the water. तो ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डर्ट पार्टिकल है। यहाँ देखो ये दिया हुआ है जो आपका पार्ट है ऊपर वाला, वो पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। नीचे आपका जो है हाइड्रोकार्बन फेन है, हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, तो इसी तरह से इंटरेक्ट कर रहा है देखो इसके साथ। फिर इसको यहाँ से पुल आउट करेगा, पुल आउट करके अपने साथ ले गया और वाटर जो क्लॉथ है वो क्लीन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन चेन सिर्फ डर्ट पार्टिकल को अपने साथ ले जाता है और उसको जो है क्लोथ्स को क्लीन कर देता है, उसके सरफेस से वो हटाने का काम करता है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, thus the cluster of the molecule in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called the micelle, and soap in the form of the micelles is able to clean the, since the oil dirt particle will be collected in the center of the micelles and the micelles stay in solution as the collide will not come together to precipitate because of the ion repulsion. ये जो है ना आपस में इनमें आयन रिपल्सन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी Na+ है, यहाँ पे भी Na+, तो आपस में जो आयंस हैं वो रिपेल करेंगे। तो जो डर्ट पार्टिकल है, एक डर्ट पार्टिकल को एक निकालेगा, दूसरा डर्ट पार्टिकल दूसरी जगह काम करेगा, बहुत सारी मिसल्स बनते हैं और आपस में वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं आयंस। तो सारे जो डर्ट पार्टिकल हैं वो आपस में एग्रीगेट नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते, तो अलग अलग जो डर्ट पार्टिकल है उनको अलग अलग मिसल्स निकालते हैं और आपस में ये आयंस से रिपेल होते रहते हैं, तो एग्रीगेट नहीं हो पाते, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बना पाते। And thus the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away and the soap micelles are large enough to scatter the light soap solution appear cloudy, ठीक है। तो सॉरी, तो ये हमने जो है चैप्टर अपना फिनिश कर लिया। इसमें आप जो है इजीली अपना सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हमने कर लिया। अब थोड़ा सा मैं जो है आपको डिटर्जेंट के बारे में और बता देती हूँ। देखो डिटर्जेंट, एक तो हम डिटर्जेंट से बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि ये हार्ड वाटर है, ये हार्ड वाटर है या ये सॉफ्ट वाटर, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों के साथ इक्वली क्या देता है, लेदर देता है, ठीक है। और हार्ड वाटर बनता किससे, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं ये और देख लो। डिटर्जेंट आर द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और हम कह सकते हैं, अच्छा सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन इधर भी आएगा, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या और सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन इधर भी होगी, लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और भी बहुत तरह से होते हैं, क्योंकि ये शैम्पूज़ में या फिर जैसे आपके इजी वॉश वगैरह ये बनते हैं, जो क्लॉथ वॉश के लिए जो बनते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। शैम्पू जो है उनमें यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट वाला जो साल्ट है वो अच्छा झाग देता है, तो कैसा भी हो, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सब में इक्वली झाग देगा। इसका जो एक्शन है, क्लींजिंग एक्शन, वो सोप से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अच्छे लेदर देगा। तो यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड वाला साल्ट हो सकता है, अमोनियम भी होता है इनके साथ, बहुत सारे साल्ट होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल हम दे लेते हैं, जैसे आपका CH3, CS2, 11, C6H4, SO3 - Na, ठीक है। सोडियम सल्फोनेट हो सकता है या सल्फेट हो सकता है, SO3 - Na+, तो सोडियम का ही साल्ट है ये। तो ये बेंजीन हो गया, एक बार इधर से जुड़ा, एक बार बेंजीन होता है C6H6, तो एक कार्बन इधर से जुड़ा, एक कार्बन उधर सल्फोनेट की तरफ जुड़ा है। तो ये आपका एक कार्बन इधर है, 11 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम N डोडेकाइल, यानी कि 12 कार्बन है,
तो डो डेकाइल, और ये जो कार्बन है ये बेंजीन है, तो इसमें बोलेंगे हम इसको बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, इसको हमने बेंजीन ही बोला, बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट SO3 Na+ जो है ये आपका बेंजीन सल्फोनेट बन गया। जैसे आपका ये जो है बेंजीन है, ठीक है, अल्टरनेट, और यहाँ SO3 जो पार्ट लगा है तो इसको बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये अल्काइल जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो आपका सोडियम एंड डो डेकाइल, डो डेकाइल मतलब 12 कार्बन, तो सोडियम एंड डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट एक एग्जांपल तो ये है जो डिटर्जेंट में होता है। और दूसरा एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही है, दैट इज CH3 CH2 10, अब हम 10 लेंगे, और ये अल्काइल ग्रुप है तो CH2 SO4 Na+। ठीक है, सल्फेट ग्रुप है ये, तो यहाँ पे जो है सल्फेट ग्रुप आ गया। दो सल्फेट जो है ना -2 होता है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे, SO4 Na+, हम बोलेंगे सोडियम। ये एग्जाम्पल ऐसे कहीं आने वाले नहीं है, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, सोडियम और यहाँ पे भी 12 कार्बन है तो एंडो डेकाइल सल्फेट, सल्फेट है ये। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट में होता है। डिटर्जेंट में और क्या है, जो क्लींजिंग एक्शन है इज मोर, डिटर्जेंट हैव द मोर या स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन देन द सोप। ठीक है, एंड इट डज नॉट फॉर्म द स्कम with calcium and magnesium ion. It give the leather with both hard water and soft water. It can use with the hard water also. सोप को hard water में use नहीं कर सकते. It form the scums with calcium and magnesium ion, that is Cardi precipitate. ठीक है, और सोप का क्लींजिंग एक्शन वीक है एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट, तो ये इनके अंदर डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो लगभग हमने सारा जो है चैप्टर एक बार कर लिया है, पर और देख लेते हैं, कुछ और दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। टेक अबाउट 10 ml डिस्टिल वाटर लिया या रेन वाटर लिया, तो डिस्टिल वाटर, रेन वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर ही माना जाता है। एंड 10 ml आपका हार्ड वाटर लिया ट्यूबवेल या हैंडपम्प से, सेपरेटेड टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो आपका हार्ड वाटर ट्यूबवेल या हैंडपम्प से निकला है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आर्थ आ ही जाते हैं। तो ऐड ए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन दोनों में डाला, सेक द टेस्ट विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम। तो इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट द मोर फोम, तो हम कहेंगे जो डिस्टिल वाटर या रेन वाटर लिया है इट इज़ अ सॉफ्ट वाटर, इट गेव मोर फोम, तो ये आपका जो है डिस्टिल वाटर में ज़्यादा फोम होंगे, डिस्टिल वाटर गिव द मोर फोम, मोर लेदर या मोर फोम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व व्हाइट कर्डी प्रिसिपिटेट, तो हम ये कहेंगे आपका जो है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में जो है इट फॉर्म्स कर्डी प्रिसिपिटेट या इट फॉर्म द स्कम। ठीक है, हार्ड वाटर नहीं है तो कह रहा है कि आप डिजोल्व करके बना सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिजोल्व करो, सल्फेट को, क्लोराइड को, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट है, कार्बोनेट है, उन सबको डिजोल्व करके भी आप हार्ड वाटर बना सकते हो, और नहीं है तो नेक्स्ट देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब अबाउट 10 ml हार्ड वाटर लिया एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन डाला, उसमें सोप सॉल्यूशन 5 ड्रॉप डिटर्जेंट का डाला, तो शेक बोथ टेस्ट ट्यूब विद द सेम पीरियड ऑफ टाइम, डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट फॉर्म, नहीं, आपका डिटर्जेंट और सोप का एक्शन डिफरेंट है, जो डिटर्जेंट है इट हैव द स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन देन द सोप, तो आप कहेंगे आपका जो है डिटर्जेंट गिव द मोर, डिटर्जेंट गिव मोर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो, और कोमा लगा के लिख दोगे। इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड, तो आपका जो है इन विच टेस्ट ट्यूब कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड, तो सोप सॉल्यूशन जो है इट फॉर्म्स कर्डी सॉलिड। ठीक है,
दोनों में हार्ड वाटर लिया, एक में आपका जो है सोप सॉल्यूशन डाला, एक में डिटर्जेंट डाला। तो डिटर्जेंट में तो हम डू बोथ टेस्ट ट्यूब द सेम अमाउंट ऑफ फोम, तो डिटर्जेंट वाली में ज़्यादा फोम बनेंगे। एंड इन विच टेस्ट ट्यूब कर्डी सॉलिड फॉर्म, तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हार्ड वाटर के साथ सोप है तो हम कहेंगे सोप सॉल्यूशन फॉर्म कर्डी। सोप सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट ट्यूब है इट फॉर्म्स कर्डी प्रिसिपिटेट। ठीक है, डिटर्जेंट आपका किसी के साथ भी काम करेगा। तो ये आपका जो है सम कंप्लीट हो गया है चैप्टर, इसमें कुछ ऐसा बाकी बचा नहीं है। हैव यू एवर ऑब्जर्व बाथिंग ऑफ द फोम इज फॉर्म्ड विद द डिफिकल्टी इन सोल्यूबल सब्सटेंस, तो आप देखते हो स्कम बनाएगा, रिमेन्स आफ्टर द वॉशिंग विद, दिस इज काज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैंने आपको बता दिया। स्कम बनाएंगे विच काज द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये सारा हो गया। ठीक है, ओवरकम बाय यूजिंग द अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट, अगर ये चीज़ है तो हम डिटर्जेंट से काम चला सकते हैं। क्लींजिंग एजेंट है, एंड डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, अमोनियम साल्ट और क्लोराइड ब्रोमाइड हो सकते हैं। बोथ हैव द long hydrocarbon, the charge ends of these compound do not form the insoluble precipitates with the calcium and magnesium ion in hard water, thus the remains effective in hard water. Detergents are usually used to make the shampoos and product of cleaning clothes, तो इजी वॉश वगैरह और शैम्पू बनाने में इनका काम आते हैं डिटर्जेंट। तो ये सारा चैप्टर हमने कर लिया। अब मैं एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी के, तो मैं कराऊंगी बाद में। एक बार देख लेती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। देखो इसमें हो तो गया आपका कंप्लीट चैप्टर। अब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे और जो भी चीज़ें हैं उनको लिख के देखोगे तो ही आपका हो पाएगा। वुड यू एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट, तो नहीं, हम वो डिटर्जेंट से हम चेक नहीं कर सकते। नो, वी कांट check the hard water by using the detergent because detergent give the leather, it can work with hard water also and soft water, it can give the leather with hard water also, it do not form the scum with the calcium and magnesium ion, do not form the curdy precipitate, so we can't check the hard water with detergent, वो सिर्फ soap solution के साथ ही होगा। ठीक है, उसके बाद पीपल यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश द क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप सॉल्यूशन दे बीट द क्लोथ्स ऑन ए स्टोन, बीट with a paddle, scrub with a brush of mixture, agitated in a washing machines. Why is agitation is necessary to clean the clothes? तो एगिटेशन का मतलब होता है शेक करना, हिलाना। कपड़े को क्यों एगिटेट किया जाता है? जैसे मशीन भी एगिटेट करती, हिलाती है पहले कपड़ों को। तो एगिटेट से क्या होता है कि जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है जो डर्ट पार्टिकल को पकड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, व्हेन द हाइड्रोकार्बन चेन एंट्रैप द डर्ट मॉलिक्यूल देन इट इज नेसेसरी टू एगिटेट द क्लोथ्स टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ्स एंड डिस्पर्स इनटू द वाटर। ठीक है, यानी कि कपड़े के सरफेस से डर्ट पार्टिकल को हटा के वाटर के सोप सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स करना हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसका काम है। तो मिशेल फॉर्मेशन जब होती है तो एगिटेट बहुत नेसेसरी हो जाता है, जब हिलाएंगे तभी तो डर्ट पार्टिकल सरफेस से छूटेगा, हाइड्रोकार्बन चेन उसको छुड़ा के उसको रिमूव करा के वाटर में डिस्पर्स कर देती है, देन क्लोथ्स गेट्स क्लीन्ड एंड सोप सॉल्यूशन बिकम्स डर्टी, यानी कि वो जब वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी तो जो सोप सॉल्यूशन वो डर्टी नजर आएगा एंड क्लोथ्स गेट्स क्लीन एंड वी कैन रिंस ए लॉट ऑफ टाइम या ए नंबर ऑफ टाइम्स विद द क्लीन वाटर एंड द क्लोथ्स गेट्स क्लीन। तो ये बहुत नेसेसरी है, एगिटेट करना बहुत ज़रूरी है, इन कपड़ों को हिलाना या शेक करना, रब करना बहुत ज़रूरी है, बीट करना, ताकि आपका जो है डर्ट पार्टिकल हाइड्रोकार्बन चेन उसको डिस्पर्स कर सके वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट जो है चैप्टर हो गया है। ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लोगे। एक्सरसाइज जो है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।